हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका श्रेष्ठ लर्निंग क्लासेस में। आई होप ऑल ऑफ फाइन एंड वर्किंग गुड। तो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छा कर रहे होंगे और हमारे साथ ऐसे वीडियो में आप बने रहिए। जैसे कि आपको पता है, टॉप 10 जीके जीएस की क्वेश्चन चल रही है, जो कि सारी ये प्रीवियस ईयर या फिर लुसेंट का कॉम्बिनेशन है, जो कि आपके सारे आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो एसएससी जीडी की हो, चाहे वो आपकी एसएससी सीजीएल की हो, चाहे वो बैंकिंग की हो, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए हो। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, इसे आप एक मॉक टेस्ट की तरह लीजिएगा। टॉप 10 क्वेश्चन में देखते हैं आपके कितने सही होते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉप 10 जीके जीएस की क्वेश्चन की सीरीज। तो पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इमिडिएटली प्रीसीडिंग चक्रवर्ती राजागोपालाचारी। मतलब सी राजागोपालाचारी के पहले कौन थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, अगर आपको समझना है कि ये क्या होते हैं वाइसरॉय या क्या होते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो इसे आपको थोड़े से इतिहास में जाना होगा। तो चलते हैं हम इतिहास में 1773 रेगुलेटिंग एक्ट पे। तो क्या हुआ था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में। और इसी में ब्रिटिश सरकार ने एक पोस्ट बनाई गवर्नर जनरल, जो कि पहली बार बंगाल के लिए बनाया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वही उसको गवर्नर जनरल ऑफ 3 और प्रेसिडेंसी के होता, जो कि है कलकत्ता, बॉम्बे और फिर मद्रास। ओके, तो ये 3 प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाए गए। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के, इंडिया के नहीं, तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने, वैरन हेस्टिंग बने। ओके, तो फिर थोड़े आगे बढ़ते हैं हम। और क्या हुआ, फिर 1857 की जब क्रांति हुई तो ब्रिटिश सरकार ने पूरी तरह से इंडिया को डायरेक्ट रूल करने लगा, कंट्रोल करने लगा। तो यहाँ पे क्या किया उसने, ब्रिटिश सरकार ने गवर्नर जनरल की पोस्ट ख़त्म कर दी और बनाई पोस्ट एक नई, वाइसरॉय की पोस्ट। ओके, तो पहला वाइसरॉय ऑफ इंडिया बनाया गवर्नर जनरल, पहला वाइसरॉय ऑफ इंडिया बनाया ब्रिटिश ने, किसको बनाया, लॉर्ड कैनिंग को। तो ये हो गया वाइसरॉय की बात। तो इसके आगे बढ़ते हैं थोड़े और आगे। 15 अगस्त 1947 जब देश आज़ाद होने वाला था, उसके पहले ब्रिटिश सरकार का जब राज था तो उसने लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया बनाया था। तो उसको पहले इस पोस्ट पे रखा गया था लॉर्ड माउंटबेटन को। तो लॉर्ड माउंटबेटन थे आपके लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ओके, तो ये आपको समझना होगा, लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन हो गया, लॉर्ड माउंटबेटन। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो ये सारी पावर, अब इंडिया की पावर भारत सरकार के हाथ में आ गई। तो भारत सरकार ने क्या किया, ये जो पोस्ट थी वाइसरॉय की, इसे ख़त्म कर दिया और फिर से वो पोस्ट लाया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट आई फिर से। इस बार भारत सरकार ने बनाई थी। तो पहली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार ने माउंटबेटन को बनाया। ओके जी, जो कि कुछ ही समय के लिए रहे थे, लगभग 8 से 10 महीने। जो कि डेट थी इनकी, इस्तीफ़ा की डेट थी, मतलब जब इन्हें हटाया गया वो 21 जून 1948 को उनको हटा लिया गया। ओके, तो इसके बाद सेकेंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाए गए सी राजागोपालाचारी। तो ये आपको समझना होगा। तो अगर क्वेश्चन पूछता है हु इज़ द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, तो आपको बताना होगा लॉर्ड कैनिंग। और वहीं पे पूछता है हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो आपको बताना होगा लॉर्ड माउंटबेटन। वही पूछे हु इज़ द सेकेंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो आपको बताना होगा सी राजागोपालाचारी। वही पूछा जाए पहले भारतीय कौन थे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं, तो वो थे सी राजागोपालाचारी। तो ये आपको समझना होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि सी राजागोपालाचारी के पहले आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू मून फेनोमेनन अकर, मतलब ब्लू मून फेनोमेनन कब दिखाई देता है। तो ये तब होता है जबकि 2 फुल मून आपकी सेम मंथ में हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच वेदा कंटेंस गायत्री मंत्र। तो यहाँ पे वेदा के बारे में जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है। और गायत्री मंत्र क्रिएट किसने किया है, तो महर्षि विश्वामित्र ने किया है। ओके, और गायत्री मंत्र के बारे में और कुछ ऋग्वेदा के बारे में और कुछ जानते हैं। तो इसमें 1028 साइंस हैं और 10 मंडल में बटा हुआ है। ओके, तो ये हो गया ऋग्वेदा के बारे में। वही बात होती है सामवेदा के बारे में। तो सामवेदा क्या है, तो ये कलेक्शन ऑफ मेलोडीज है। अथर्ववेदा क्या है, ये मैजिक के बारे में इसमें बताया गया है। और यजुर्वेदा में क्या बताया गया, तो ये जितने भी प्रैक्टिसेस होते हैं सेक्रीफाइसेस के, चाहे वर्शिप के, वो आपके यजुर्वेदा में बताए गए हैं। तो इस तरह से आपने देखा चारों वेदों का आपने सीख लिया। नेक्स्ट
क्वेश्चन दिया स्टडी ऑफ टीथ एंड गम इज कॉल्ड, तो स्टडी ऑफ टीथ और गम को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन क्या क्या दिया है? ऑप्शन दिया नेफ्रोलॉजी, पहला ऑप्शन दिया नेफ्रोलॉजी। तो नेफ्रोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ किडनी होता है नेफ्रोलॉजी। यहीं से क्वेश्चन और बनता है कि किडनी की फंडामेंटल यूनिट क्या है? स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट, तो आपका नेफ्रॉन होता है, आपको याद रखना है नेफ्रॉन होता है। ये भी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी क्या होता है? तो माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंजाई होता है। और नेक्स्ट ऑप्शन दिया ओडोंटोलॉजी। दोस्तों यही करेक्ट आंसर होगा, स्टडी ऑफ टीथ एंड गम इज कॉल्ड ओडोंटोलॉजी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया आपका हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ टिश्यू होता है हिस्टोलॉजी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, मतलब सेल का पावर हाउस किसे कहा गया है? तो ये आपका पहला ऑप्शन दिया माइटोकॉन्ड्रिया। यस दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका एटीपी का सिंथेसिस करता है। एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये क्या होता है? ये आपका होता है करेंसी ऑफ सेल, इसे करेंसी ऑफ सेल कहा जाता है। ओके, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट बनता है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया था आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? तो क्लोरोप्लास्ट आपका दोस्तों होता है किचन ऑफ द सेल। ये क्या करता है? ये आपका फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन दिया था लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या होता है? ये सुसाइडल बैग होता है, ये आपके इंट्रासेलुलर डाइजेशन में मदद करता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका माइटोकॉन्ड्रिया आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल टॉक्स अबाउट इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब कि सबका कौन से आर्टिकल में बताया गया है कि सबका बराबर बराबर का अधिकार है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। तो उसमें पहला ऑप्शन क्या दिया? आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 में दोस्तों क्या बताया गया है? आर्टिकल 15 मैंने पहले भी बताया था आपको। आर्टिकल 15 में बताया गया है कि प्रोहिबिशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द रेस, रिलीजन, सेक्स, केस्ट और प्लेस ऑफ द बर्थ इज प्रोहिबिटेड। आर्टिकल 15 में बताया गया। आर्टिकल 16 में क्या बताया गया? तो दोस्तों यही आपका करेक्ट आंसर बनता है। आर्टिकल 16 में ही बताया गया इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि सबका बराबर का अधिकार है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, ये आर्टिकल 16 में बताया गया। तो ये करेक्ट आंसर बनता है अपना। आर्टिकल 16 में क्या बताया? तो आर्टिकल 16 में एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात की गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी इसमें से चीज़ है जिसे यूज़ की जाती है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए? तो दोस्तों ये होता है डायनमो। डायनमो होता है आपका मैकेनिकल एनर्जी, जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करता है। ओके, पहला क्या दिया था? लाउड स्पीकर। तो लाउड स्पीकर क्या करता है? ये आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपका कन्वर्ट करता है साउंड एनर्जी में, और माइक्रोफोन आपका साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे कि आप देख रहे होंगे मैं ये माइक लगाया हूँ, ये एक प्रकार का माइक्रोफोन है जो कि मेरी साउंड को रिकॉर्ड कर रहा है, जो कि एक साउंड एनर्जी है। साउंड को एनर्जी को ये ट्रांसफॉर्म कर रहा है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसके बाद आपके पास जा रहा है, अगर आप स्पीकर पे सुन रहे होंगे तो ये आपका हो गया आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि कन्वर्ट होकर आपको सुनाई दे रहा होगा साउंड एनर्जी में। ओके, तो ये आपका काम होता है लाउड स्पीकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 8 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ओके, तो ये पूछा हुआ कौन सा इसमें से मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन दिया पहला ऑप्शन दिया मरकरी। यही आपका करेक्ट आंसर बनता है। मरकरी ऐसा एक मेटल है जो कि होता है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर पे। ब्रोमीन दिया है नेक्स्ट ऑप्शन। ब्रोमीन क्या होता है? तो ब्रोमीन एक प्रकार का नॉन मेटल है जो कि आपका होता है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर पे। तो दोस्तों ये भी याद रखना है, बार बार पूछे जाते हैं। ओके, टंगस्टन किस लिए जाना जाता है? तो टंगस्टन इसके हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से जाना जाता है। इसकी ये 3380 डिग्री सेल्सियस को बर्दाश्त कर सकता है। ओके, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 मरकरी करेक्ट था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मीट एंड श्रिम्प्स रिलेटेड टू विच रिलेशन। ओके, तो ये हमें बताना है कि मीट और श्रिम्प किस रिलेशन से रिलेटेड हैं। तो क्या क्या ऑप्शन दिया है? ऑप्शन पहला दिया है ब्लू रिलेशन। तो दोस्तों ब्लू रिलेशन नहीं होगा, ब्लू रिलेशन आपका फिश से रिलेटेड है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया येलो रिलेशन। तो येलो रिलेशन भी नहीं होगा क्योंकि ये ऑयल सीड से रिलेटेड है। और नेक्स्ट ऑप्शन दिया वाइट रिलेशन, ये तो मिल्क से रिलेटेड है। लास्ट ऑप्शन दिया है पिंक रिलेशन। पिंक रिलेशन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। मीट और श्रिम्प्स
पिंक रिलेशन से रिलेटेड हैं। श्रिम्स दोस्तों क्या होता है? श्रिम्स आपने सुना होगा झींगा, झींगा को ही श्रिम्स कहते हैं। ओके, इंग्लिश में श्रिम्स कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट डज नॉट हैव। कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो सकता अगर उसके पास क्या नहीं है। तो बूट का मतलब होता है कंप्यूटर का जो स्टार्ट करने का प्रोसेस होता है उसे बूट कहते हैं। ओके, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ये होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम ही मदद करता है कंप्यूटर को स्टार्ट करने में। ओके, और क्या क्या ऑप्शन दिए थे? पहला दिया था कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज को अनदर लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया लोडर। लोडर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है। असेंबलर क्या होता है? तो असेंबलर भी एक प्रकार का प्रोग्राम होता है। दोस्तों आज आप इस तरह से आज का टॉप 10 जीके क्वेश्चन, जीएस क्वेश्चन आपका सीरीज खत्म होता है। फिर मिलते हैं आपसे नए और नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नए कॉम्बिनेशन के साथ। ओके, तो वीडियो में ऐसे ही आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।